बच्चों, मैं मकफूर अहमद आज आप लोगों को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, आपके एनसीईआरटी का जो चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, आज हम पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ये जो लेक्चर है बेटा, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो हम आपको पहले रिजिड बॉडी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि रिजिड बॉडी क्या होता है। तो रिजिड बॉडी में आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन की गई रिजिड बॉडी की, रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी में, कि ऐसी बॉडी जिसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स है उसकी पोजीशन में चेंजिंग ना हो। बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स है वो अपनी पोजीशन को अगर नहीं चेंज कर रहे हैं तो रिजिड बॉडी। रबर को छोड़कर एवरी सॉलिड को हम लोग रिजिड बॉडी लेते हैं, बट ऐसा है नहीं, कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो परफेक्टली रिजिड बॉडी होती है। अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स चेंज होंगे, उसके मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं। इलास्टिसिटी में हम रिजिड बॉडी पर ही स्टडी करेंगे। इलास्टिसिटी क्या है हम आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है बच्चों, आप समझ लीजिए। जैसे आपको मैंने एक रबर दे दिया, रबर, तो आप क्या करते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं। तो जब आप उसको स्ट्रेच करते हैं तो लेंथ उसकी इंक्रीज होती है। तो जब उसकी लेंथ इंक्रीज होगी तो एरिया डिक्रीज होगा, यानी कि जो रबर का वायर है उसकी शेप और साइज चेंज होगी। तो ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे, तो ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी के शेप और साइज को चेंज करती है या चेंज करने की कोशिश करती है, ऐसे फोर्स को हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करती है, बॉडी की पोजीशन, शेप एंड साइज को चेंज करती है, चेंज करने की कोशिश करती है। अब जब आप फोर्स लगाते हैं तो उस मटेरियल का जो मॉलिक्यूल्स है वो डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करता है। नहीं, आपने ऐसे स्ट्रेच किया, आपने फोर्स अप्लाई किया, तो क्या करता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश करता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स उसको कंप्रेस करने की कोशिश करता है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिशन में जो फोर्स अप्लाई होती है उसे हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स। देखिए, रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन करने की कोशिश करता है। आपने ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म किया, उसके शेप और साइज को आपने चेंज किया, तो रिस्टोरिंग फोर्स इंटरनल मॉलिक्यूल्स डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट अप्लाई करता है। तो मटेरियल को जब हमने स्ट्रेच कर दिया तो मटेरियल अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश करेगी। तो ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश के लिए जो फोर्स अप्लाई करेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स होगा। तो एक लाइन में समझ लेना है कि मटेरियल की शेप और साइज को जो चेंज करता है वो फोर्स हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स है, और ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करने के लिए मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स फोर्स अप्लाई करते हैं अंदर की तरफ, वो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स। उसके बाद जो आती है टॉपिक वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है बेटा, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। यानी कि वायर के, मटेरियल के यूनिट एरिया पर जो रेस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल टू रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, यूनिट एरिया पर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर। अब ये स्ट्रेस जो है बेटा वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। आपका हो जाता है पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस,
आपका हो जाता है शियर स्ट्रेस, और आपका हो जाता है वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स आपने समझ लिया। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रेस का है। स्ट्रेस की डेफिनेशन हमने आपको एक्सप्लेन कर रखी है कि रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। अब स्ट्रेस आपके थ्री टाइप्स के हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, एक आपका शियर स्ट्रेस है, और एक आपका वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है। अब ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है, इसको एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये हमारे पास एक लॉन्ग वायर है, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और एरिया क्रॉस सेक्शन पर हम फोर्स बाहर की तरफ अप्लाई कर रहे हैं, इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। ये बाहर की तरफ अप्लाई हो रहा है फोर्स, दोनों तरफ से दिखा दे रहा हूं। अब बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो 90 डिग्री पर लग रहा है, यानी कि 90 डिग्री पे जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है उसका जो पर यूनिट एरिया होगा वो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ऐसे आपने एक रबर का वायर ले लिया, उसको स्ट्रेच कर दिया, उसका लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं। ये लॉन्ग वायर पर अप्लाई होता है और लॉन्ग वायर के लेंथ को इंक्रीज करता है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होगा वो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया होगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में टू टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं। एक टेंसाइल स्ट्रेस होता है, टेंसाइल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू टाइप से, एक टेंसाइल स्ट्रेस और एक आपका है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या कर रहा है? लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, यानी कि वायर को स्ट्रेच कर रहा है। अब यही फोर्स 90 डिग्री पर ही आप अप्लाई करेंगे, है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ही, लेकिन आप अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे 90 डिग्री पर। अब ये क्या करेगा? वायर के लेंथ को डिक्रीज करेगा। वायर के लेंथ को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो ये हमारा क्या होगा बेटा? कंप्रेसिव स्ट्रेस हो। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आपको समझ में आया कि परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड ऑन द मटेरियल पर यूनिट एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड ऑन द मटेरियल पर यूनिट एरिया इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा? परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये लेंथ को इंक्रीज कर रहा है 90 डिग्री। परपेंडिकुलर फोर्स जो लग रहा है वो आउटवर्ड लग रहा है, यहां परपेंडिकुलर फोर्स आपका इनवर्ड लग रहा है। यहां पर परपेंडिकुलर फोर्स क्या लग रहा है? इनवर्ड लग रहा है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। Two types of longitudinal stress, tensile stress and compressive stress. Tensile stress वायर के लेंथ को इंक्रीज करेगा और कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या करेगा? वायर के लेंथ को डिक्रीज करेगा। अभी आपका शियर स्ट्रेस क्या है? इससे क्वेश्चन कम बनते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस नीट और जेईई मेंस में बनते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। अब ये शियर स्ट्रेस क्या है? जैसे मान लीजिए आपने कोई बॉडी ले ली,
इसके किसी एक पॉइंट पर इसके सरफेस के पैरेलल फोर्स अप्लाई कर दिया, पैरेलल फोर्स इस डायरेक्शन, ऐसे लगा दिया। बुक है आपकी ये है कि ऐसे फोर्स अप्लाई कर दिया ऐसे, तो थोड़ा सा क्या हो गया, टर्न हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, टर्न हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस हो जाएगा, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस में जो होगा F पर पैरेलल फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज शियर स्ट्रेस। ऐसे थोड़ा सा टर्न कर देंगे, ऐसे थोड़ा सा टर्न कर देंगे, पैरेलल उसके सरफेस के पैरेलल फोर्स अप्लाई होगा। लॉन्गिट्यूडनल में परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई होता है। परपेंडिकुलर अगर आउटवर्ड हो रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेस है जो लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, और परपेंडिकुलर फोर्स इनवर्ड है तो लेंथ को डिक्रीज कर रहा है, तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेस है। और शियर स्ट्रेस में क्या करेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया ले लेंगे। इसमें जो फोर्स अप्लाई होगा उस बॉडी के सरफेस के पैरेलल अप्लाई होगा, उस बॉडी के फोर्स के पैरेलल अप्लाई होगा। उसके बाद हमारा आता है वैलोमेट्रिक स्ट्रेस। वैलोमेट्रिक स्ट्रेस यानी कि यहां पे जो फोर्स अप्लाई होगा बेटा बॉडी के ऑल सरफेस पे अप्लाई होगा, किसी एक पॉइंट किसी दो पॉइंट पे नहीं अप्लाई होगा, बॉडी के ऑल पॉइंट पर अप्लाई होगा, उसके टोटल वैल्यूम पर अप्लाई होगा। जैसे मान लीजिए आपका एक रिजिड बॉडी है, इसको किसी लिक्विड में ले जाके हमने फिल कर दिया, तो लिक्विड क्या करेगा, इसके सरफेस पे फोर्स लगाएगा 90 डिग्री पर। इसमें भी परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई होता है, लेकिन एवरी पॉइंट पर लग रहा है, चारों तरफ से लग रहा है। 90 डिग्री पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है बेटा, वो चारों तरफ से फोर्स अप्लाई हो रहा है 90 डिग्री पर। तो इसको हम F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया कहेंगे, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको हम प्रेशर भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑल साइड पे लग रहा है तो ये प्रेशर भी होता है। वैलोमेट्रिक स्ट्रेस का मतलब ये है कि फोर्स पर यूनिट एरिया एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑल साइड से अप्लाई हो रहा हो, तो ये हमारा क्या हो जाता है, वैलोमेट्रिक स्ट्रेस। तो स्ट्रेस बेटा आपके 3 टाइप्स के हैं, एक आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हो गया, और एक आपका शियर स्ट्रेस, और एक आपका वैलोमेट्रिक स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को हम 2 टाइप्स में बांट देंगे, एक हो जाएगा हमारा टेंसाइल स्ट्रेस और एक हमारा हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब बात आती है स्ट्रेन की। व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन क्या है बेटा, समझेंगे। व्हाट इज स्ट्रेन? देखिए, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। अब डायमेंशन में बेटा आपका लेंथ भी हो सकता है, आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, आपका वैल्यूम भी हो सकता है। चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज स्ट्रेन, इज नोन एज स्ट्रेन। जैसे आपने एक लॉन्ग वायर लिया, इसके 1 पॉइंट को रिजिड सपोर्ट से अटैच कर दिया। अब इसका जो ओरिजिनल लेंथ है वो L है। अब यहां पर आपने वेट फोर्स mg अप्लाई कर दिया, एक बॉडी अटैच कर दिया जिसका वेट फोर्स mg था। डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, तो यहां पर जो स्ट्रेस होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस होगा। अब इस रिजिड बॉडी ने क्या किया, इस वायर के लेंथ में इंक्रीजिंग कर दिया डेल्टा एल का, तो यहां जो चेंज हो रहा है लेंथ में वो डेल्टा एल। यानी डायमेंशन का मतलब यहां पर लेंथ, यानी कि यहां पर जो आप स्ट्रेन लेंगे वो चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है कि अगर हम डेल्टा एल को मीटर में मेजर कर रहे हैं, लेंथ को मीटर में मेजर कर रहे हैं, तो हमारा स्ट्रेन वही होगा।
तो चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट डायमेंशन इज नोन एज स्ट्रेन। चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट डायमेंशन इज नोन एज स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा डेल्टा एल अपॉन एल। इस स्ट्रेन को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। कौन सा स्ट्रेन है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये हो जाएगा इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड ओरिजिन। और जो आपके शेयर स्ट्रेन है और आपका जो वैलोमेट्रिक स्ट्रेन है, फिर उसके बाद हम लोग इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, हुक्स लॉ है, वो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू।